नमस्कार, मैं हूँ ललित और आज के सुबह की चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे अपना न्यूज़ पर जीएसटी के संबंध में। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गुप्ता जी हैं, सीए। आपका इस कार्यक्रम पर बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ व्यापारी अरविंद सिंह खुराना जी हैं। आपका भी इस कार्यक्रम पर बहुत स्वागत है। वरिष्ठ व्यापारी हैं आप दुर्ग के। और प्रीतेश जैन, वरिष्ठ व्यापारी, आप भी दुर्ग से वरिष्ठ व्यापारी हैं। आपका भी इस कार्यक्रम पर बहुत स्वागत है। हम चर्चा करेंगे कि भारत में वर्ष 2017 से लगने वाले जीएसटी की कहानी। और इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। तो आप मानकर चलिए, इतिहास है कि भारत में जीएसटी की तरह से लगा, और दूसरा जीएसटी लगने के बाद इससे जुड़ी समस्याएं क्या रही। लेकिन इसके साथ कुछ सुझाव भी हैं जिनका यदि पालन किया जाए तो जीएसटी एक अच्छा और सरल कर हो सकता है, जिसके लिए करदाता, कानून निर्माता और प्रोफेशनल सभी को प्रयास करने होंगे। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी चालू हुआ, लगभग आज 5 साल हो चुका है। आम करदाता और कर प्रशासन दोनों ही अभी तक जीएसटी के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जीएसटी अभी तक प्रतीकात्मक उलझनों, लेट फीस को लेकर विवाद, इनपुट क्रेडिट से जुड़े कठिन और अव्यवहारिक प्रावधानों, नियमित रूप से जारी होने वाली अधिसूचनाओं, जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं से ही संघर्ष कर रहा है। हमारे साथ इस तमाम सवालों के पहलू को सुलझाने के लिए रमेश गुप्ता जी है, सीए। सीए साहब, जिस तरह से लगभग 5 साल हो चुका है जीएसटी को लगे, व्यापारियों में आज भी कंफ्यूजन है, उसको हम दूर करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपसे, जी। गुप्ता साहब। कि जैसा कि आपने कहा कि विगत 5 वर्षों से जीएसटी लगा हुआ है और हम जी इसके ऊपर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी निरंतर इसके ऊपर प्रयास कर रही है कि व्यापारियों को कम से कम परेशानी हो। तो पहले जब जीएसटी जिस समय ड्राफ्ट आया था उस समय काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे व्यापारियों को बहुत सारे रिटर्न्स के प्रावधान थे, लेकिन उसको धीरे धीरे करके काफ़ी सरलीकरण करने का प्रयास किया गया है और अभी भी मतलब उसके ऊपर प्रयास जारी है ताकि व्यापारियों को बहुत कम से कम प्रयास करके अच्छे से अच्छा उनको रिटर्न फाइल करने में सहूलियत मिले। जी तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, पीछे बार हमने चर्चा की थी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जी अब रजिस्ट्रेशन के आगे अब हम जी इसके ऊपर आते हैं कि जब सवाल ये उठता है कि जीएसटी लगेगा कैसे, जी या जी मैंने कोई जीएसटी पेमेंट कर दिया है तो उसका मुझे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी जी तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखें जी कि जब भी व्यापारी किसी माल को बेचने के लिए खरीदता है जी तो खरीदे गए माल के ऊपर में उसको इनपुट क्रेडिट मिलता जी जी है ना। अब जी उसमें बात आती है कि इनवाइस इनवाइस के प्रकार, इसमें भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जी जीएसटी एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि इनवाइस जो है वो कैसा होगा। जी इसमें दो तरह की चीजें बताई गई है। एक तो होता है टैक्स इनवाइस, जो व्यक्ति जी रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी के में रजिस्टर्ड है और जो कर योग्य माल के ऊपर, कर योग्य सेवा के ऊपर कार्य कर रहा है, तो उसको टैक्स इनवाइस इशू करना पड़ता है। वो ऊपर जो भी लिखेगा उसमें टैक्स इनवाइस लिखेगा। और दूसरा होता है बिल ऑफ सप्लाई, जैसे कंपोजिशन डीलर हैं और ऐसे लोग हैं जो कर मुक्त माल पे व्यवहार कर रहे हैं, जिनका माल जो है वो कर योग्य नहीं है, तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। जी ये चीजें जो है वो ध्यान में रखने वाली है कि कौन सी चीज टैक्स इनवाइस होगी और कौन सा बिल ऑफ सप्लाई होगा। ये भी भ्रांति रहती है, तो वो हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि बिल ऑफ सप्लाई क्या होती है और टैक्स इनवाइस क्या होता है। जी प्रीतेश जैन साहब। जी। जी, जिस तरह से जीएसटी लगने के बाद बड़े बड़े व्यापारियों में थोड़ा सा नाराजगी देखने को मिलता है। हमारे साथ सीए के वरिष्ठ सलाहकार हैं। किस तरह से देखते हैं आप, जिससे हम उससे और अच्छे से सलाह ले सके और व्यापारी में एक ऊंचाई को प्राप्त कर सके।
जी, एक बार फिर से बोलेंगे कि आवाज थोड़ी सी कट रही थी। जिस तरह से जीएसटी लगे लगभग 5 साल हो चुका है जी, और बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा जीएसटी का पालन भी किया जा रहा है, क्या और जी। विशेष बातें हैं जिसको और समझनी चाहिए? सीए साहब से बताएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी की जो टैक्स स्लैब्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहिए जी कि कौन कौन से टैक्स स्लैब्स, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन से टैक्स स्लैब्स में आ रहे हैं। जी कस्टमर्स जनरली क्या होता है कि उनको जीएसटी कई बार, जैसे कुछ चीजों में ज्यादा लगता है, कुछ चीजों में कम लगता है, उनको भी प्रॉपर जानकारी नहीं है कस्टमर्स को भी। जी इसलिए हम लोग भी नाराज ही जताते हैं कि सर आप ज्यादा जीएसटी जोड़ दिए या कम जीएसटी जोड़ दिए, जबकि सरकार से निर्देश दिए हुए हैं कि ये टैक्स स्लैब ये प्रोडक्ट्स में ही लगेंगे। जी उनके लिए भी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। गुप्ता साहब, कितने प्रकार के इनवाइस होते हैं, बताएंगे जानकारी? इनवाइस जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो टैक्स इनवाइस होता है, जी जिसमें टैक्स इनवाइस के अंदर अंतर्गत आपको टैक्स का रेट भी डालना पड़ता है जो कर योग्य माल के ऊपर में डील कर रहे हैं। और इसमें एक चीज और है कि एक एचएसएन कोड होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये जी एक एचएसएन कोड ऐसा है जो ग्लोबली किसी भी प्रोडक्ट को पहचानने में आसानी होती है। जी तो एचएसएन कोड जो है, जैसे 5 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर है, उनको 6 डिजिट का एचएसएन कोड इनवाइस में डालना पड़ता है। यदि उस एचएसएन कोड को आप प्रॉपरली जीएसटी के शेड्यूल में ट्रैक करेंगे तो वहां पे एकदम सही जानकारी आपको मिलेगी कि उस जो भी आप गुड्स के ऊपर में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका एचएसएन कोड यदि आपको प्रॉपर पता है तो वो एचएसएन कोड के माध्यम से आप उस पे लगाए जाने वाले कर की दर को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और 5 करोड़ के नीचे जिनका टर्नओवर है तो उनको एचएसएन कोड में 4 डिजिट रिफ्लेक्ट करना जरूरी है इनवाइस में। तो इनवाइस में आपका एचएसएन कोड आएगा और रेट ऑफ टैक्स भी आपका उसमें प्रॉपर रिफ्लेक्ट होता है। तो व्यापारी को यदि कहीं भी कंफ्यूजन है तो जीएसटी का जो शेड्यूल है उसमें जाकर के प्रॉपर उसका टैक्स का रेट कंफर्म कर ले एचएसएन कोड के माध्यम से और उसको बिल में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करे, तो कहीं भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनेगी। जी अरविंद खुराना साहब। हाँ जी सर, नमस्कार। जी, जिस तरह से रमेश गुप्ता सीए साहब लगातार जानकारी दे रहे हैं और अगले एपिसोड में भी काफी बेहतरीन जानकारी जो है व्यापारियों को दिए थे। आप आपकी तरफ से सवाल। आप सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं गुप्ता सर से ये जानना चाहता हूँ कि जो जीएसटी है इसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में अन्य कोई जानकारी कुछ हो तो आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में जैसे हम देखते हैं कि क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, है ना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले होता क्या है ये हम समझ ले कि कोई भी व्यापारी यदि कर योग्य माल पे डील कर रहा है, कर योग्य माल खरीद रहा है, बेच रहा है, तो जब वो खरीदी करता है किसी वस्तु को तो उस वस्तु की खरीदी करने के समय में जो जीएसटी का भुगतान उसने किया है उसका क्रेडिट उसको प्राप्त होगा। लेकिन उसके संबंध में कुछ जानकारी ऐसी है जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए कि टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट के माध्यम से उसके पास जीएसटी का रिकॉर्ड हो, उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाई गई है उतने का ही उसको क्रेडिट मिलेगा। दूसरा ये कि सप्लायर जो है जीएसटीआर 1 के माध्यम से उस इनवॉइस को जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड कर दे और जो व्यापारी है उसके जीएसटीआर 2B में वो इनपुट टैक्स जो है वो दिखने लगा है। इसमें एक चीज ध्यान रखने की ये है कि जिससे भी आपने माल खरीदा है, जो आपका सप्लायर है, यदि वो अगले महीने के 11 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करता है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको उस महीने में नहीं मिलेगा। सपोज उसने 11 तारीख की जगह पे 12 तारीख को फाइल किया, आपने यदि जनवरी में कोई माल खरीदा 31 जनवरी तक,
तो उसको GSTR 1 में वो डिटेल जो है फाइल करनी है 11 फरवरी तक। यदि 11 फरवरी तक वो GSTR 1 फाइल कर देता है तो जो व्यापारी है उसको उस इनपुट का क्रेडिट जनवरी महीने में मिल जाएगा। लेकिन वो यदि 12 तारीख को फाइल करेगा तो उसका क्रेडिट फिर आपको फरवरी में मिलेगा, जनवरी में नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि माल या सेवा वास्तविक रूप से आपको प्राप्त हो गई है, ये भी एक पॉइंट है। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल एक प्रॉब्लम है कि अभी अब जो GST का इनपुट है जो 1 जनवरी 2022 से चालू हुआ है, उसमें सरकार ने यह कर दिया है कि GSTR 1 के माध्यम से जो व्यापारी जो है, सप्लायर करता जो है, वो फाइल करेगा और आपके GSTR 2B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखेगा उतने का ही आपको क्रेडिट मिलेगा। यदि आपके पास इनवॉइस भी है तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलना है। मतलब ये मान लीजिए कि जब तक आपके GSTR 2B में आपके खरीदे गए माल का इनपुट नहीं आता है तब तक आप उसका क्रेडिट जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, मैं ये छोटी मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तो ये हैं, आप लोग अब एक जो साइज जो GST आने के बाद भी हम लोग का पीछा नहीं, आज तक हम लोग भर रहे हैं। जैसे आपको एक साइज के जो हम लोग 16-17 का भर रहे हैं, 17-18 वो करते करते तब तक का एक्साइज रिटर्न आज तक हम, आपको आइडिया होगा इसके बारे में। तो मैं ये चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब सीए मिलके एक ऐसा कोई कि भाई जो एक्साइज का पुराना टर्न्स थे वो एक बार में एक्साइज अब एक्साइज का तो क्या देना नहीं है, जो GST आ चुका है तो एक्साइज रिटर्न GST आ चुका है, लेकिन पहले जो एक्साइज के जितने भी असेसमेंट पेंडिंग है उसका जो टाइमिंग है जहां तक वो उसका असेसमेंट कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखें कि कोई चीज टाइम बार जब होती है कि जब हम कोई भी रिटर्न डालते हैं तो उससे संबंधित जो भी असेसमेंट वगैरह होना है वो 4 साल 5 साल तक का समय उसमें रहता है कि उतने समय तक सरकार उस संबंध में जानकारी आपसे प्राप्त कर सकती है। तो सर्विस टैक्स हो गया, GST हो गया या वैट हो गया, उससे संबंधित जो असेसमेंट है वो एक पीरियड तक चलेगा, उसके बाद तो वो खत्म हो जाना है। तो पुरानी यदि कोई गलतियां है जो आपने पुराने में संबंध में पुराना जो टैक्स था उसमें यदि किया हुआ है तो उसका असेसमेंट तो अभी होना है। अच्छा, ओके। तो उसका जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के बाद में फिर वो बंद हो जाएगा। फिर उसका गुप्ता साहब जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान करना क्या आवश्यक है? बिल्कुल मिलान करना आवश्यक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में बहुत सारी चीजें और है जो मैं आपको बताता हूँ। मिलान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके पास बिल है और आपके 2B में यदि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। प्लस ये भी हो सकता है कि आप गलती से कभी दोबारा डबल इनपुट क्रेडिट ले लें। मतलब सपोज किसी इनवॉइस को आपने रखा है, उसकी फोटोकॉपी रख ली है, या कभी कभी ये होता है कि ट्रांसपोर्टर के साथ में एक कॉपी आ जाती है, एक आपके गुड्स के साथ में कॉपी रहती है, तो धोखे से कभी आप उसका डबल क्रेडिट ना ले लें। तो उन सब चीजों के लिए आपको GST का मिलान करना जरूरी है। प्लस इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के समय आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी सप्लायर कंपनी से आपने सामान खरीदा है, यदि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ले लिया और 180 दिन के अंदर यदि आप उस बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो जितना GST क्रेडिट आपने लिया है उसको आपके अपने रिटर्न में रिवर्स करना पड़ेगा। जी विनय जैन साहब। जी जी साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो कंपोजिशन डीलर जो होते हैं क्या वो अपने राज्य के बाहर, मतलब जैसे कि स्टेट से बाहर वो क्या बिक्री कर सकते हैं सर? नहीं, कंपोजिशन डीलर जो है वो राज्य के बाहर बिक्री नहीं कर सकते। और साथ ही यह भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो व्यक्ति कर योग्य माल में डील कर रहे हैं वो भी राज्य के बाहर बिक्री नहीं कर सकते। दोनों चीज एकदम क्लियर है कि यदि आपको कर राज्य के बाहर
सप्लाई करना है, परचेस आप कर सकते हैं, सप्लाई नहीं कर सकते। कर योग्य माल में यदि डील कर रहे हैं आप तो सप्लाई नहीं कर सकते। कंपोजिशन डीलर के पास नंबर है, लेकिन कंपोजिशन डीलर राज्य के बाहर सप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा जी। दूसरा यह सवाल है सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किस आउटपुट टैक्स को चुकाने के लिए किया जा सकता है विशेष रूप से? ललित जी, से ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें भी व्यापारियों को काफी भ्रांतियां है। जैसे हमको पता है कि 3 चीजें होती है, एक आईजीएसटी होता है, एक सीजीएसटी होता है। आईजीएसटी जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब हम माल की खरीदी बिक्री करते हैं उस समय लगाते हैं, और सीजीएसटी और एसजीएसटी जब हम राज्य के अंदर व्यवहार करते हैं तो उस समय लगता है। तो यदि सीजी आपके रिटर्न में यदि एसजीएसटी आईजीएसटी है तो आईजीएसटी का एडजस्टमेंट सबसे पहले आईजीएसटी टैक्स पेमेंट के लिए होगा। उसके बाद आप उसको सीजीएसटी या एसजीएसटी के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, उसका समायोजन कर सकते हैं। दूसरा है सीजीएसटी, जो सेंट्रल सीजीएसटी है। तो सेंट्रल सीजीएसटी सबसे पहले एडजस्ट होगा सेंट्रल सीजीएसटी से ही। सीजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। उसके बाद भी यदि आपके पास बच जाता है तो आईजीएसटी के भुगतान में उसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही यदि एसजीएसटी है तो एसजीएसटी का समायोजन जो होगा वो सबसे पहले एसजीएसटी के साथ में होगा, उसके बाद फिर उसका समायोजन हम आईजीएसटी के भुगतान के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज यह हो गई कि आईजीएसटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ में। सीजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हैं आईजीएसटी के साथ में, और एसजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हैं आप आईजीएसटी के साथ में। केवल रिस्ट्रिक्शन है आपका कि सीजीएसटी और एसजीएसटी इन दोनों का आपस में समायोजन नहीं हो सकता। जी। अरविंद खुराना साहब जी, जिस तरह से जीएसटी को लगे 5 साल हो चुका है और आप लोग लगातार जीएसटी के माध्यम से सरकार के जो नियम है उनके परिपालन कर रहे हैं। सीए साहब है और कोई विशेष जानकारी सीए साहब से? मेरे ख्याल से इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो आपने जो भी बताया, जो मिलान करना आवश्यक होता है, जी, तो जो मिलान करना है इसको इन फॉर्मेलिटीज को बहुत आसान किया जा सकता है क्या? नहीं, आसान ही है। आपका जो जीएसटीआर 2B है, जैसे देखिए पहले जिस समय अभी हम जैसे देखते हैं कि जो हमारा इनकम टैक्स का भी रिफंड है, जी, वो 26AS के माध्यम से हमारा जो भी रिफंड डिडक्ट होता है वो हमारे पैन नंबर पर रिफ्लेक्ट होने लगता है, हो जाता है ना। तो अब इन चीजों का जिस समय 26AS आया उस समय बहुत सारी परेशानियां थी कि कोई गलत पैन नंबर पे चला गया है तो वो हमारे पैन नंबर पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि कोई भी व्यापारी का यदि टीडीएस इनकम टैक्स का कटता है या बैंक ब्याज वगैरह पे टीडीएस काटती है तो तुरंत आपके पैन नंबर पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। और जैसे ही आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको इनकम टैक्स का रिफंड प्राप्त हो जाता है। तो अब उस सिस्टम का आए हुए काफी समय हो गया। तो इसी प्रकार से सरकार ने इसमें किया है कि जीएसटी का जो इनपुट आपको लेना है वो आपके 2B रिटर्न में रिफ्लेक्ट होगा। तो 2B रिटर्न में रिफ्लेक्ट होगा तो उस 2B के साथ में आपके पास जो इनवॉइस है आप उसका मिलान कर लीजिए कि आपके पास जितना इनवॉइस है वो 2B के साथ में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2B के साथ में मैच हो गया, आप उसको क्लेम कर लीजिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2B में ऐसी कोई चीज रिफ्लेक्ट हो जो आपकी नहीं है, किसी दूसरे व्यापारी की है और भूल से आपके उसमें उसने आपके जीएसटी नंबर पर डाल दिया है। यदि आप उसका भी क्रेडिट ले लेते हैं और अगले महीने वो व्यापारी उस रिटर्न को रिवाइज करके आपके जीएसटी नंबर से हटा करके दूसरे नंबर पे ले जाएगा जो प्रॉपर है, तो वहां पर आपका जो इनपुट क्रेडिट है वो गलत हो गया। अच्छा, तो उस संबंध में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने को जो इनपुट क्रेडिट लेना है वो हमारे ही इनवॉइस का हो, और जितना इनवॉइस यदि बच जाता है तो हम सप्लायर कर्ता के पीछे पड़े, उनको कॉल करें कि भाई हमने जो माल आपसे खरीदा है उसका जीएसटी का क्रेडिट जो है वो हमारे रिटर्न पे नहीं आ रहा है।
जब वो आ जाएगा हमारे रिटर्न पे नेक्स्ट मंथ में जैसे आता है, तो नेक्स्ट मंथ में हम उसको रख लें। तो मिलान करते रहेंगे तो आपको आखिरी में जा करके, मतलब अप्रैल टू मार्च जब फाइनेंशियल ईयर का होगा, तो वहां पे मिलान करके यदि हम रखेंगे तो बहुत ही आसानी से पूरे साल का रिटर्न जो है वो हम डाल सकते हैं। जी जैन साहब। साहब मेरे को ये जानना था जी कि इनवॉइस में जैसे माल जो भी आ रहा है, जैसे सपोज किस्तों में आ रहा है, कुछ माल अभी आ रहा है, कुछ माल बाद में आ रहा है, तो इसका क्रेडिट अपन इनपुट क्रेडिट कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखने की, यदि लाट में माल आ रहा है या किस्तों में माल आ रहा है, तो जब आपकी लास्ट किस्त की सुपुर्दगी हो जाती है, आखिरी किस्त में जो माल आ रहा है वो आपको प्राप्त हो जाता है, तभी उसमें इनवॉइस का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। तो सर इससे क्या मतलब जो पहले जो आया तो उसको दोनों का क्रेडिट मिल जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, जब आखिरी किस्त का माल आपके पास आएगा उसी समय उस इनवॉइस का पूरा क्रेडिट आप ले सकते हैं, उसके पहले नहीं। जी धन्यवाद। जी साहब। जी गुप्ता साहब, हाँ जीएसटी जैसे 18% जीएसटी लगता है, कहाँ कहाँ 18% जीएसटी अनिवार्य है या उससे अधिक? हाँ, ये अधिकतर जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनके ऊपर ही ज्यादा टैक्स रेट आता है, और शेड्यूल बहुत लंबा है। तो यदि रेट के ऊपर जिस समय चर्चा करेंगे तो उस समय सारे रेट की हम चर्चा करेंगे। शेड्यूल काफी लंबा है, 28%, 18% का। जी वो सेपरेट एक विषय हो जाएगा जिसपे हम अलग से चर्चा करेंगे रेट जी के जी, लिए। एक एपिसोड में इसमें चर्चा करेंगे अपन। हाँ। जी इसमें कुछ एक चीजें और है कि सपोज मैं जैसे 40 लाख के टर्नओवर तक हमको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति स्टेट में काम कर रहा है और कर योग्य वस्तु पे काम कर रहा है, अब सपोज करें कि 40 लाख मेरा किसी समय किसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में 40 लाख क्रॉस करने की स्थिति हुई, तो मेरे ऊपर जीएसटी नंबर लेने की लायबिलिटी आ जाती है। या फिर कोई व्यापारी चाहे कि मैं इस शुरुआत से ही जीएसटी नंबर लेकर के काम करूं। कुछ एक सरकारी विभाग में ऐसा होता है कि यदि आप विभाग के साथ में कोई टेंडर या कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या विभाग को कुछ सप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके जीएसटी नंबर लेना आवश्यक है। तो उस समय क्या स्थिति होगी, ये थोड़ा मैं दर्शकों को क्लियर करना चाहूंगा कि सपोज यदि आप फाइनेंशियल ईयर के बीच में 40 लाख की लिमिट को क्रॉस करते हैं, अब वहां पे यह होता है कि आपके पास स्टॉक में वस्तु है जिसका आपको क्रेडिट पहले नहीं मिला है क्योंकि आप जीएसटी में डील नहीं कर रहे थे। तो नंबर लेने के 30 दिन के अंदर जितना स्टॉक आपके पास है उसकी आप गणना कर लीजिए। उस स्टॉक से संबंधित आपके पास जितने इनवॉइस है वो निकाल लीजिए, और जितना स्टॉक आपके पास है उसके ऊपर जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है उसको आप एक फॉर्म के माध्यम से डिपार्टमेंट में क्लेम कर लीजिए। उतने का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको प्राप्त हो जाएगा। एक कंडीशन ये। दूसरा ये कि कोई कंपोजिशन डीलर है उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है। वो चाहता है कि मैं कंपोजिशन डीलर से हट करके मैं चले जाता हूँ नॉर्मल रेगुलर डीलर में, तो उसके पास भी जितना स्टॉक है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उसको प्राप्त होगा। स्टॉक की गणना उसको करनी होगी और उससे संबंधित जो इनवॉइस है वो उसको दिखाना पड़ेगा, और एक फॉर्म ITC 01 होता है उसके माध्यम से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्राप्त कर सकता है, और उसके बाद फिर वो रेगुलर अपना रिटर्न दाखिल कर सकता है। अरविंद सिंह खुराना साहब, जीएसटी को लेकर आप सभी व्यापारी, क्योंकि व्यापारियों का नेतृत्व कर रहे हैं, वरिष्ठ व्यापारी हैं, किस तरह से संतुष्टि देखने को मिल सकता है? यही संतुष्टि है भाई। पहले जब एक्साइज रहता था बहुत सी भ्रम फैले रहते, आने के बाद स्टार्टिंग बहुत भ्रम फैले थे, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है बिजनेस सेटल डाउन हो रहा है। ये हमने भी किए हैं, वो काफी चीजों को नॉर्मलाइज करके अपने अपने
जो उनके जितने सीएस हैं, जिनकी पार्टीज हैं, वो बढ़ाते जा रही हैं, तो धीरे धीरे करके जीएसटी नॉर्मलाइज होते जा रहा है, जिससे क्या काम करने में भी आसानी हो रही है। क्योंकि कोई भी चीज को जब आती है तो उसमें कई खराबियां तो रहती हैं, पर उसको धीरे धीरे ठीक करते आज कुछ संतुलन आ गया है। ठीक है, आगे जाके जैसे एक्साइज एक टाइम में सब यूज टू हो गए, आगे जाके सभी ट्रेडर्स, बिजनेसमैन जीएसटी लगती हैं, वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे और यूज टू हो जाएंगे जीएसटी। और ये मैं समझता हूँ इस टाइप से मार्केट कंडीशंस हैं। मुझे ये लगता है कि सरकार को जीएसटी को और थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके जो ये 18% है इसको कम करना चाहिए। ये हम लोग का एक हमेशा सुझाव देगा, जो हम गुप्ता जी के थ्रू जितने भी सीखे उनके थ्रू ये बात प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे कि 18% जो है, जो कि पहले सरकार का एक वादा था कि बहुत कम में आएगा, ये कम होना चाहिए। यही हमारी एक अपेक्षा हमेशा रहेगी। बाकी एक कारोबारी तो हर एक नई चीज के साथ आगे सेटल हो जाएंगी, और ये अपेक्षा करते हैं कि आगे सब ठीक ही रहेगा। गुप्ता साहब जी, क्या लगता है आगे जीएसटी 18% से कम होगा? केंद्र सरकार इस पर कुछ लगाम लगाएगी, क्या लगता है? नहीं, देखिए, सरकार तो धीरे धीरे उसके ऊपर प्रयास कर रही है। इसमें एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कोई चीज 18% या 28% जीएसटी लग रही है, वो हमको सामने अब दिख रहा है जी। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीमेंट के ऊपर पहले हम 14% वैट देते थे जी। 14% एक्साइज लगता था, टोटल हो गया 28%। आज जीएसटी के आपके पास 28% ही उपलब्ध में लग रहा है, तो टैक्स में चेंज कहाँ हुआ? ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो यदि हम एक्साइज और वैट को जोड़ करके देखेंगे तो लगभग वो उसी स्लैब में है जहां पे उसको होना चाहिए। जी। इसमें यह है कि पहले जब आप इनपुट लेते थे तो केवल वैट का इनपुट मिलता था, एक्साइज का इनपुट नहीं मिलता था आपको। आज के समय में आपको दोनों चीजों का इनपुट प्राप्त हो रहा है। पहले एक्साइज और वैट दोनों का इनपुट आप जीएसटी के माध्यम से ले रहे हैं, तो इसमें टैक्स स्लैब हमको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा है। लेकिन वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स, इन सभी चीजों को मिला करके देखेंगे तो जीएसटी की दर सामान्यता वहीं पर है जहां पर पुराने रेट में अलग अलग टैक्स लगते थे, और सबका टोटल यदि हम करते हैं तो वो लगभग जाकर के उतना हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो दैनिक वस्तु की है, नॉर्मल इंसान के रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, इनके ऊपर या तो एग्जेम्प्ट है या बहुत ही कम रेट से टैक्स लग रहा है। विलासिता की वस्तुओं के ऊपर बहुत ज्यादा रेट से टैक्स लग रहा है। तो ये तो है, बाकी सरकार इसके ऊपर काम कर ही रही है, और बाकी व्यापारिक एसोसिएशन वगैरह जो है वो अपने एसोसिएशन के माध्यम से भी वहां पर सरकार के पास ये भेज सकते हैं कि जो भी टैक्स स्लैब है उसको कम किया जाए, या जो भी है। देखिए, बाकी तो भेज ही रहे हैं। हम चाहते हैं सीए जितने भी हैं वो भी, क्योंकि वो भी और एक कारोबारियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का जो एक वहां पे प्रभाव रहेगा वो एक अलग रहेगा। नहीं, प्रभाव तो वो है इंस्टीट्यूट लेवल पे, मतलब जैसे छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स है या अलग अलग एसोसिएशन है जितने भी व्यापारियों के, तो वो सभी लोग उसमें करें। और कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि आप ये मान के चलिए कि पुराना जो टैक्स रेट था लगभग उसके आसपास ही जीएसटी का रेट है। कुछ एक चीजों में हो सकता है कि कुछ आगे पीछे होगा, बाकी मैक्सिमम यही है कि एक्साइज और वैट या सर्विस टैक्स और वैट, इन सब चीजों को जोड़ करके देखेंगे, और नॉर्मल जो छोटे छोटे टैक्स, एंट्री टैक्स या दूसरे टैक्स वगैरह लग रहे थे, तो यदि सबको अपन टोटल करके देखें और जीएसटी का रेट देखें तो लगभग कई जगह पे हमको फायदा ही है उसमें। तो इस तरह से लगातार हम इनवॉइस कितने प्रकार के होते हैं, इनवॉइस कब लगना चाहिए, तमाम जानकारी जो है सीए रमेश गुप्ता जी दे रहे थे। और हमारे साथ वरिष्ठ व्यापारी दुर्ग शहर के खुराना जी और जैन साहब थे। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि लगातार हम एक सार्थक चर्चा कर पाए, और अगले चर्चा पर एक बार फिर से मिलेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। बैक टू स्टूडियो।